पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ, तत्व, परमाणु। हाँ, परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है। हाँ, और उसके बाद पढ़े थे कक्षा, नाभिक। हाँ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे। अब कक्षा मुख्यतः कितने होते हैं? 7। प्रत्येक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं कि के कक्षा के लिए 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 2n²। फॉर्मूला क्या था? 2n², जहां पर ये n क्या था? n क्या है? कक्षा की संख्या। यदि हम k कक्षा लेते हैं तो उसके लिए हमारा क्या? n का मान कितना? 1। l कक्षा लेते हैं तो उसके लिए k का मान n का मान कितना? 2। m कक्षा लेते हैं तो n का मान कितना? 3। इसी तरह q लेते हैं तो q का मान कितना? n उसके लिए क्या होगा? 7 होगा। यानी प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग वहां तक पढ़े थे। आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे उस कक्षा में भी एक अन्य कक्ष भी होता है। उस कक्षा में भी क्या होता है? एक अन्य कक्ष भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उप कक्षा कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि उप कक्षा किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसेल कहा जाता है। समझिएगा, सबसेल किसको, मतलब क्या, उप कक्षा किसे कहते हैं? तो कहता है कि कक्षा के अंदर ही एक अन्य कक्ष भी होता है। कहता है कक्षा के अंदर ही एक अन्य कक्ष भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? उप कक्षा कहते हैं। और ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? S, P, D और F। और देखो बताते हैं, इसी उपकक्षा के आधार पर पूरे पीरियोडिक टेबल को, जो हमारा आवर्त सारणी है ना, उस पूरे आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। इसी के आधार पर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ये S ब्लॉक कैसे आएगा, P ब्लॉक कैसे आएगा समझेंगे, D ब्लॉक कैसे आएगा और F ब्लॉक कैसे आएगा, तो उसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे? जानकारी करेंगे कि कौन सा तत्व S ब्लॉक का है, कौन सा तत्व P ब्लॉक का है, कौन सा तत्व क्या है? D ब्लॉक का, और कौन सा तत्व क्या होगा? F ब्लॉक का। क्योंकि कुल हमारे पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन अभी तक तत्व का खोज हो चुका है? 118 गो। अभी तक कुल कितना तत्व का खोज हो चुका है? 118 गो। 118 तत्व में हाँ कौन सा उपकक्षा का ये तत्व है? तो केवल और केवल हम उसको क्या करेंगे? हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या कर सकते हैं हम? हाँ, वो किस उपकक्षा में स्थित है उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर अब देखो, जिस प्रकार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती थी? निश्चित होती थी। उसी तरह प्रत्येक उपकक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आ सकता है, या कितना अधिक से अधिक जा सकता है या रह सकता है। तो देखो मिनिमम क्या है आपका? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अधिक से अधिक प्रत्येक उपकक्षा के लिए क्या है? अलग अलग है। इस उपकक्षा में मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? 1। और अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2। उसी प्रकार P उपकक्षा का हाँ न्यूनतम इलेक्ट्रॉन रखने की कितना क्षमता है? 1। और अधिकतम कितना रखेगा? 6। उसी तरह D का कितना? कम से कम कितना रख सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, और अधिक से अधिक कितना? 10। F उपकक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, और अधिक से अधिक क्या? ये आपको जानकारी होगा तभी जाकर के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि जिस विद्यार्थी को नहीं होगा ज्ञात करना, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, कि जिस विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि ज्ञात करने का नहीं हो रहा है, या यह ज्ञात करना नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत सारी कठिनाई होगी। क्लियर समझ रहे हैं मेरा बात? क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने का सीखिए। इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या इसमें नया स्टूडेंट है, ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जब तक, और क्या, ये पूरा जानकारी होना चाहिए कि किस
उप कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन और अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो कहता है कि किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है कि किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के, समझिएगा बहुत अच्छा ई पॉइंट को, किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं मतलब कुल 7 को कक्षा, के एल एम एन ओ पी और क्यू, ये आपका क्या हुआ, कक्षा। ये आपका क्या हुआ, कहता है कि विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित उप कक्षा। अब क्या, उप कक्षा मतलब क्या, एस पी टी और क्या एफ में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब बोलिएगा कि सर इसके व्यवस्थित रूप का, अब इसी और इसी में क्यों, आपको हम पीछे जस्ट पढ़ा दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कहां पर, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होता है और जो नाभिक के क्या करता है, चारों ओर परिभ्रमण करते रहता है, अर्थात चक्कर लगाते रहता है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, परिभ्रमण करेगा। कोई बोलेगा कि सर आप बोले कि खाली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, क्यों नहीं कर रहे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों क्या है, नाभिक में उपस्थित है, तो नाभिक वाला तो भाग लेता नहीं है, भाग जो बाहर आता है वही भाग लेगा। इसलिए तो बाहरी भाग में क्या है, कक्षा, उस कक्षा के अंदर क्या है, उप कक्षा। प्रत्येक उप कक्षा में भी और प्रत्येक कक्षा में भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखने की क्या है, क्षमता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे क्या करेंगे तो समझिएगा। तो यहां लिखिए पहला क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, हाँ 5s 5p 5d 5f, हाँ 6s 6p d, हाँ 6f, और यहीं तक में आपको 118 गो उड़ जाएगा। तो समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना, पहला सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ, पीछे से, हमेशा आगे से नहीं, हमेशा क्या पीछे से 1s में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, 2s में, फिर 2p होते हुए कहाँ जाएगा, 3s में। मतलब कहने का मतलब क्या कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले कहां पर, किस 1s में जाएगा। अब 1s क्या है, मान के चले कोई बोल दिया कि 3p लिखा हुआ है, तो 3p का मतलब क्या है, पूछ सकता है कि 3 और p क्या है। 3p जो आप लिख दिए या 1s लिखे हैं, इस 1s और 3p है क्या, बता देते हैं। आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं एक वर्ड में, कुछ नहीं है, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है, सब कुछ आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ। तो देखिए ये P क्या है, उपकक्षा, और 3 क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यानी 3 क्या है हमारा, समझ में आ गया। कोई आपको पूछेगा कि बच्चों बताओ कि 6p में 6 क्या है और p क्या है। 6 कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कक्षा को दर्शाता है, जबकि p जो है उप कक्षा को दर्शाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, आप लोग से कोई भी पूछेगा तो आप उसको जानकारी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखिए हर चीज को जानकारी लेते हुए चलिए, कोई भी ऐसा टॉपिक छूट ना जाए। हाँ, आप लोग के मन में यदि कोई बात उपज रहा होगा तो उस बात को भी हमें क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको हम लोग क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, उस बात को निराकरण कर सकते हैं, जिससे आपकी हाँ क्या होगा, पढ़ने की जो क्षमता है वो क्या हो सके, ग्रोथ हो सके।
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब कहने का मतलब क्या कि यदि ये पहला कक्षा के उप कक्षा में यदि भर गया, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या है, बराबर होता है। किसके लिए, परमाणु के लिए, परमाणु में, आयन के लिए नहीं। पढ़ाएंगे ये भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि परमाणु में ही प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन आयन में क्यों नहीं होता है, ये भी हमको पढ़ना है कि आयन में क्यों नहीं होता है। तो यहां पर हमको समझना है कि यदि ये भर गया तो अब कहां जाएगा, पहले इसके भरने के बाद कहां, 2s में, 2s भर गया तो ये नहीं कि 2s के बाद 3s, नहीं, 2s के बाद कहां, 2p में जाएगा, फिर 3s, 3s भर गया तब कहां जाएगा, 3p भर जाएगा तब कहां जाएगा, 4s, फिर 4s भर गया कहां, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसके साथ जिसका मिलान किए हैं उसी के साथ आप भी मिलान कीजिएगा, समझ गए ना, कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ये भर जाएगा तब कहां जाएगा, 2s में, 2s भर जाएगा तब कहां जाएगा, 2p में, फिर 2p भर जाएगा कहां जाएगा, 3s में, 3s भर जाएगा कहां जाएगा, 3p भर जाएगा कहां जाएगा, फिर 4s भर जाएगा कहां आएगा। तब तो आपको कहना चाहिए सर पहले 3 वाला ना होगा तब ना 4 वाला, ऐसा बाबू नहीं होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो चलिए समझिएगा, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, जैसे क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना बच्चों, 1, इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी, परमाणु संख्या कितना है, मान के चले अगला तत्व क्या है, हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या कितना, 2, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना, 2, तो 4 परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, क्या बोला 4, हाँ, फिर है लिथियम Li, परमाणु संख्या कितना, 3, इलेक्ट्रॉन कितना, 3, बेरिलियम 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 4, बोरॉन 5, इलेक्ट्रॉन कितना, 5, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6, नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 7, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉन कितना। इसी तरह आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए हम इधर फिर से एक संक्षेप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप यहां पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं, देखिए जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d हो गया, 5f 6s 6p 6d 6f 7f, समझिएगा, अल्लाह मत कीजिए। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, s में कम से कम कितना, 1, अधिक से अधिक, p में कम से कम क्या, अधिक से अधिक, p में कम से कम क्या, अधिक से अधिक, f में कम से कम क्या, और 14, अधिक से अधिक 14, है ना। अब समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s तो लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमेशा इसके कोना पर, ऊपर में कोना पर दर्शाया जाता है। इसके पास क्षमता 1 है तो 1 ही देंगे। फिर हीलियम देखिए, सब इलेक्ट्रॉन कहां से प्रवेश करेगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन में पहला में प्रवेश कर गया तो अब दूसरा में, दूसरा के लिए प्रत्येक का निकालेंगे तो शुरुआत कहां से करेगा, 1s से ही, तो 1s, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितना,
और एस उपकक्षा का औकात भी है क्या, 2 ही रखने का, 2 से तीसरा नहीं रख सकता, तो इसमें 2 दे सकते हैं। अब जैसे लिथियम में 1s तो लिख दिए, अब s की क्षमता क्या है, 2 रखने का, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो ई तो दूर रख जाएगा, अभी भी इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला घर भर गया, तो अब कहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, यहां लिखेंगे 2s, कई गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, एक रख दीजिए, क्लियर है, इसको डॉट नहीं है, समझिएगा। फिर है बेरिलियम का, हाँ 1s2, 2 तो चला गया, अब फिर ई भर गया, तो अब कहां जाएगा 2s में, और 2s के भी क्षमता कितना है, 2 रखने की, तो 4 गो था, 2 गो इसमें गया, 2 गो नहीं, कोमा नहीं दिया जाता है, कोमा नहीं, ये पढ़ाया है, नहीं कोमा नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब बेरिलियम का निकालते हैं, इसके पास कई गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो, तो 2 गो इसमें चला जाएगा, 2 गो 4 गो हुआ, क्योंकि एस की तो क्षमता ही कितना है, 2 ही रखने का, तो बहुत से बहुत हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1s2 2s2, तो 2 2 4 तो चला गया, अभी भी मेरे क्या है, बोरॉन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये भाई साहब भर गया, ये भाई साहब भर गया, तो अब कहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 2p में, तो 2p कितना, अब p तो आपको पता है कि p की क्षमता कहां तक है, 6 तक, लेकिन अभी तो इसके पास क्या है, एक है, तो अगला में चलेंगे कार्बन में, तो फिर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना, 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि p की क्षमता क्या है, 6 तक जा सकता है ना, कहां तक, अभी तो 2 हो गया है। फिर मान के चलिए नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, s कहां से, 2p3 देखो ना, 2 2 4 3 7, फिर यदि हम ऑक्सीजन का निकालते हैं 1s2 2s2 2p कितना 4, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि p का क्षमता है कहां तक, 6 तक जाने का, कहां तक, 6 तक जाने का। फिर मान के चलिए आपका क्या है, हाँ उसके बाद फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन, फिर है आपका नियोन, हाँ सोडियम, परमाणु संख्या 9 10 11, इसको देखिए इलेक्ट्रॉन कितना 9, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 11, इसको बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p कितना 5, तो ना 9 को पूरेगा, 2 2 4, फिर यदि इसका बनाते हैं तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p कितना, अब 6 वाला p वाला क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर, तो जैसे ही अगला का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, यानी ये वाला भर गया, ये वाला आपका, तो अब जब ये भर जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन का जंप करेगा, कहां पर, अब उछलेगा कहां पर 3s में, कहां पर 3s में, कितना एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। इसमें है किसी को डॉट, आप लोग बना लीजिएगा ना, आप लोग इसको 40 तक बना करके कल क्या कीजिएगा, ले करके आइए, कहां तक 40 तक, समझिए। अब आपको हम क्या बताएं, समझिएगा कि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कौन सा ये उपकक्षा का तत्व है, तो बोले थे ना कुछ देर पहले कि हम ये एस ग्रुप का तत्व है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, एस पी डी, और ये तो उपकक्षा के आधार पर, यदि वर्ग के आधार पर तो कुल वर्ग में 18 गो है, कुल वर्ग कितना है 18 गो है, और आवर्त कितना है कुल 7। ध्यान दीजिएगा कि जितनी कक्षा उतना ही आवर्त, जितना कक्षा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, हाँ
कुल कक्षाओं की संख्या कितनी है? कुल आवर्त की संख्या कितनी? 7। आवर्त की बात, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, ये वर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्ग। तो टोटल वर्ग कितना है? 18 गो। कितना है? आवर्त का मतलब क्या? क्षैतिज, यानी उदग्र को, उदग्र का मतलब लंबवत वाले को वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज देखो 1 2 3 4 5 6 1, ये नहीं है, ये इसी का है, ये इसी के बीच का है। आधुनिक आवर्त सारणी में, मेंडलीव में नहीं। तो और भी डिफाइन पढ़ना है कि मेंडलीव आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है ना, 5वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां पर, तब वहां पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो वर्ग है, ये क्या होता है? वर्ग। ये क्या है? वर्ग। तो टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है? 18। और ये है आवर्त, तो ये जो आवर्त होता है कितना होता है? 7, जो किसके बराबर होता है? कक्षा मेरा कितना, आवर्त भी मेरा कितना? 7। ये सब याद रखेगा। अब आपको हम बता रहे थे कि कैसे पहचानेंगे ये कौन सा उपकक्षा का तत्व। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना कि किस उपकक्षा में है। तो जैसे यहां पर क्या है? एस में, एस में है, एस में, तो ये हो गया क्या? एस उपकक्षा का क्या है? यानी एस ब्लॉक का। क्या चीज का? एस ब्लॉक का, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है? पी, पी, पी है ना, ये सब सारा क्या है? पी उपकक्ष, उप पी ब्लॉक का। क्या चीज का? पी ब्लॉक का। इस प्रकार से छटनी किया जाता। अभी इतना ही नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना अभी और। अब इसी के आधार पर आपको संयोजकता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संयोजकता। और दूसरा होता क्या? संयोजी। हाँ, क्या? ठीक है, इसी के आधार पर अनायन भी सीखेंगे और ऋणायन। मतलब क्या कि आयन भी पता करेंगे कि कौन सा तत्व, यानी किस परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण कर सकता। इलेक्ट्रॉन, बार बार हम आप लोग को क्या बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना, केमिस्ट्री को समझना। समझिए, जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आया, हाँ, उसको आप केमिस्ट्री ना भी चाहिएगा समझाने के लिए तो समझा नहीं सकते हैं, इतना हम गारंटी के साथ कहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कीजिएगा। ठीक है ना, इसी से कौन धनायन तत्व बनेगा, कौन ऋणायन तत्व बनेगा, हाँ, कौन सा धनायन परमाणु है, कौन सा ऋणायन परमाणु, ये सारा चीज आप लोगों को पता चलेगा केवल किससे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। यदि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, हाँ, तो वहां पर हम मूलक भी पढ़ाए थे, धनायन मूलक और ऋणायन मूलक भी पढ़ाए थे। और उसी से तो यौगिक का जो निर्माण होता है ना, हाँ, यौगिक हम लोग बनाए थे ना, जैसे लिखा है पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्या है, क्लोरेट क्या है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरेट की संयोजकता कितनी होती है, और दोनों का संयोजकता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जब तक आणविक सूत्र बनेगा नहीं, तो आणविक सूत्र हम लोग सीखे थे कि आणविक सूत्र कैसे बनाया जाता है। फिर उस आणविक सूत्र का क्या? आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात किए थे ना सबका। जैसे H2SO4 दिया है तो कह देगा क्या कि इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करके दिखाओ बच्चों। इसलिए ना आप लोग को बोले कि इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता क्या करने के लिए? याद रखने के लिए। क्यों? कि जब तक आपको परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। क्लियर बात? जब आपको परमाणु संख्या के आधार पर हम उसका क्या निकालेंगे? संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता निकलेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? आणविक यौगिक निकाल सकते हैं। जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि तत्व की पहचान होनी चाहिए, कौन सा तत्व को किस रूप से यानी किससे सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उसका परमाणु संख्या कितना है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, उसकी संयोजकता कितनी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखे हैं, अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे, इसकी संयोजकता कितनी होती है, हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है ना, कौन धनायन बनेगा, कौन ऋणायन बनेगा। जब तक आपको इस प्रकार से जानकारी नहीं होगी बच्चों, तब तक आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इतना चीजों को पहले समझ लीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस पर जाएंगे।